हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दृष्टि में। तो आज मैं लुसेंट आधुनिक भारत के इतिहास में टॉपिक कवर करूंगी, बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य। इस टॉपिक को मैं कवर करूंगी। हालांकि ये टॉपिक मुझे पहले ही कवर करनी चाहिए थी, जैसे मैंने इससे पहले मैंने कवर कर दिए हैं। क्या कवर कर दिए हैं तो देखिए, 1 मिनट दिखाती हूँ आपको। ये रहा, देखिए, अंग्रेज़ों से मैसूर के संबंध, मैंने इसको कवर कर दिए हैं, अंग्रेज़ों के मैसूर से संबंध। और मैंने इसको भी कवर कर दिए हैं, सिख एवं अंग्रेज़। तो इससे पहले हमको ये कवर करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आज कवर कर रही हूँ इसको, बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य। तो यहाँ देखिए, यहाँ रहा बंगाल पर अंग्रेज़ों के आधिपत्य। कह रहा है कि मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले राज्यों में सबसे संपन्न राज्य कौन था? तो बंगाल था सबसे संपन्न राज्य। आगे है, मुर्शिद कुली खां स्वतंत्र शासक था, परंतु नियमित रूप से मुग़ल बादशाह को राजस्व भेजता था। जब वो औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुग़ल साम्राज्य छोटे छोटे राज्य में बट गया, इसी तरह से एक बंगाल था जो स्वतंत्र, हालांकि स्वतंत्र तो था, लेकिन वो नियमित रूप से जो है मुग़ल बादशाह को क्या भेजता था? राजस्व भेजते रहता था। ये एक मुग़ल बादशाह के लिए अच्छी बात थी। मुर्शिद कुली खां अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद भागीरथी नदी के तट पर हस्तांतरित की। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि किसने जो है अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद ले गए? तो ये मुर्शिद कुली खां जो है राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद ले गए। इसने इजारी प्रथा प्रारंभ की तथा कृषकों को तकावी ऋण, खेती के लिए अग्रिम कर्ज प्रदान किया। अब यहाँ पे कह रहा है कि इन्होंने, मुर्शिद कुली खां ने कौन सी प्रथा शुरू की? तो इजारेदारी प्रथा। इजारेदारी प्रथा क्या होता है कमेंट में बताइएगा, और नहीं पता होगा तो पूछिएगा कमेंट में, मैं कमेंट करूँगी। नेक्स्ट है कि तथा कृषकों को ताकावी ऋण। ताकावी ऋण का मतलब होता है खेती के लिए अग्रिम कर्ज, यानी कि जब आप खेती शुरू कर रहे हैं उससे पहले कर्ज आपको खेती करने के लिए दे दिया जाता था, तो इसको ताकावी ऋण कहा जाता था। प्रदान किया किसने? मुर्शिद कुली खां ने। आगे है, इसका उत्तराधिकारी उसका दामाद शुजाउद्दीन था हुआ। मतलब कि मुर्शिद कुली खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? शुजाउद्दीन। 1740 में गिरिया के युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। 1740 में गिरिया का युद्ध होता है। कहाँ पे होता है गिरिया का युद्ध? कमेंट बताइएगा, गिरिया कहाँ है? नहीं पता होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी। नेक्स्ट है कि 1740 में गिरिया के युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। इसने अपने शासनकाल में मुग़लों को राजस्व देना बंद कर दिया। अब देखिए, मुर्शिद कुली खां तो मुग़ल को राजस्व दे रहे हैं, लेकिन जो है ये सरफराज खां को मारकर जब अलीवर्दी खां बनते हैं तो अलीवर्दी खां मुग़ल को राजस्व देना बंद कर देते हैं। और अलीवर्दी खां के शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली बन गया को बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। और इनके शासनकाल में बंगाल काफ़ी समृद्ध बन जाता है। किसके शासनकाल में? तो अलीवर्दी खां के शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली बन जाता है कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। इसका उत्तराधिकारी, इसका दामाद सिराजुद्दौला हुआ, और अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी होता है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां का दामाद होता है। ये बॉक्स वाला देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है, पूछ देता है कभी कभी। कहता है कि मुर्शिद कुली खां कब से कब तक रहे? 1713 से 1727 तक। शुजाउद्दीन रहे 1727 से 1739 तक। सरफराज खां रहे 1739 से 1740 तक। अलीवर्दी खां रहते हैं 1740 से 1756 तक। सिराजुद्दौला रहते हैं 1756 से 1757 तक। मीर जाफ़र रहते हैं 1757 से 1760 तक। मीर कासिम रहते हैं 1760 से 1763 तक। मीर जाफ़र रहते हैं 1763 से 1765 तक। उसके बाद निज़ामुद्दौला रहते हैं 1765 से 1766 तक। यहाँ पे देखिए, निज़ामुद्दौला रहते हैं 1765 से 1766 तक। सैफ उद्दौला रहते हैं 1766 से 1770 तक। नेक्स्ट है, मुबारक उद्दौला रहते हैं 1770 से 1775 तक। आगे करा 20 जून 1756 को काल कोठरी की त्रासदी, ब्लैक होल ट्रेजेडी नामक घटना घटी। इस घटना के रचयिता जेर हॉलवेल के अनुसार नवाब सिराजुद्दौला 20 जून को रात
में 146 अंग्रेज व्यक्तियों को छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था। अगले दिन सुबह 146 में से 23 व्यक्ति जिंदा बचे थे। ये जो है नवाब, ये जो है कौन कह रहे हैं, तो ये कह रहे हैं हॉलवेल। इस घटना के रचयिता एक अंग्रेज ही है जिसका नाम है जेड हॉलवेल, यही कर रहे हैं। ऐसे इसका कोई ख़ास प्रमाण कहीं पे नहीं मिलता है, इन्हीं का कहना है जेल हॉलवे का कि सिराजुद्दौला जो हैं 146 व्यक्ति को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर देते हैं, रात भर छोड़ देते हैं, जिसमें सारे लोग मर जाते हैं, मात्र 23 व्यक्ति उसमें बचते हैं। तो क्वेश्चन में भी बनेगा भी तो कि ये काल कोठरी की घटना किसके शासनकाल में घटी या कब घटी, तो 1756 को, 20 जून 1756 को, और सिराजुद्दौला के समय। नेक्स्ट है कि प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेज के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। तो ये पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट भी है कि प्लासी की लड़ाई कब हुई, 23 जून 1757 को, किसके के बीच हुई, तो अंग्रेज सेनापति जो हैं नवाब रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब हैं सिराजुद्दौला, उनके बीच होती है, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हुआ, और नवाब जो है अपने ही सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करते हैं और फिर पराजित हो जाते हैं। अंग्रेज ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। अंग्रेज ने बंगाल का नवाब किसको बनाता है, मीर जाफर को। मीर जाफर जो होते हैं सिराजुद्दौला के सेनापति होते हैं, और वो जब अंग्रेज़ों से लड़ाई होती है तो वो धोखा कर देते हैं सिराजुद्दौला के साथ, वो अंग्रेज़ का साथ दे देते हैं, कौन, मीर जाफर। इसलिए अंग्रेज़ जो है मीर जाफर को जो है ये शासक बना देता है, राजा बना देता है। अंग्रेज़ ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। आगे है प्लासी की लड़ाई मोहनलाल एवं मीर मदान के नेतृत्व में छोटी सी सेना के वफादार रही, यानी कि कह रहा है यहाँ पे नोट करने के लिए, याद रखना है, पूछ सकता है कि प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला का साथ किसने दिया था, तो मोहनलाल और मीर मदान ने सिराजुद्दौला का साथ दिया था, और के नेतृत्व में एक छोटा सेना जो है सिराजुद्दौला का साथ दिया था। मीर मदान लड़ते हुए मारा गया। प्लासी भागीरथी के किनारे है, और मीर मदान जो है लड़ते हुए मारा जाता है, और जो प्लासी है किस नदी के किनारे है, भागीरथी नदी के किनारे है। क्लाइव के हाथों कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेज़ों ने 1760 में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। और आगे कह रहा है कि कलाई के हाथों में कठपुतली नवाब मीर जाफर, हालांकि कलाई भी उसको बैठाता है, तो अब ये सी बात है कि जो मीर जाफर को तो कलाइव का कठपुतली बनना ही पड़ेगा, यानी मीर जाफर जैसा कहेगा वैसा करना पड़ेगा। तो इस जो है हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित की, और मीर कासिम को भी अंग्रेज़ परेशान करने लगा था, इसलिए अंग्रेज़ से बचने के लिए ही इन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर मुगदलपुर ले गए, ताकि ये क्या कर रहे हैं अंग्रेज़ को पता न चले। बंगाल की राजधानी का क्रम है, सबसे पहले ढाका था, फिर मुर्शिदाबाद हुआ, फिर मुंगेर हुआ। आगे कह रहा कि बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेज़ एवं मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला एवं मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। तो यहाँ पे कह रहा है कि बक्सर का युद्ध किसके बीच होता है, 1764 ईस्वी में अंग्रेज़ एवं मीर कासिम के बीच होता है। अवध के नवाब सुजाउद्दौला एवं मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच होता है। एक तरफ अंग्रेज़ होता है और एक तरफ मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय होता है। लेकिन क्या होता है, इन तीनों संयुक्त सेना को भी अंग्रेज़ हरा देता है। इससे पता चलता है अंग्रेज़ अब कितना स्ट्रोंग हो चुका है, और इस युद्ध में अंग्रेज़ विजयी हुआ, और लास्ट में अंग्रेज़ ही विजयी होता है। इससे यही पता चलता है कि अंग्रेज़ अब बहुत मजबूत हो चुका है। इस युद्ध में अंग्रेज़ सेनापति हेक्टर मुनरो था, और इस बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ सेनापति कौन था, हेक्टर मुनरो। तो पूछा जा सकता है बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ सेनापति कौन था, तो ये हेक्टर मुनरो था अंग्रेज़ सेनापति। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, वो हम कवर करेंगे, हम सिख और अंग्रेज़ कवर कर लिए हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे ये है कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। इनसे आते हैं क्वेश्चन, ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।
आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।